आज हम शुरू करेंगे आरसीसी का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम एलएसएम की बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने डब्ल्यूएसएम्स और जनरल क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट्स एंड आरसीसी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग एलएसएम शुरू करेंगे। एलएसएम का फुल फॉर्म जो होता है ये पहले भी बता चुके हैं, जो कि होता है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, ये एक डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया होता है फॉर आरसीसी मेंबर। तो इसके अंदर देखिए दो तरीके के क्राइटेरिया होते हैं, एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, जिसे अल्टीमेट लिमिट स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो देखिए दो क्राइटेरिया हैं, तो इसमें ये फॉर सेफ्टी पर्पस होती है। ठीक है, क्योंकि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, कोलैप्स रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेंबर, तो उससे उस डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं उससे कहते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। और जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है, इसके नाम में जैसे पता चल रहा है, इट रिलेट्स टू सर्विसिबिलिटी, कितना ड्यूरेशन और कितने पीरियड तक वेयर एंड टियर नहीं होगा, ये सब बताता है इसमें। ठीक है, वाइब्रेशन से कंट्रोल करता है फॉर सर्विस पर्पस, जैसे कि नाम में लिखा है। इसमें क्या ये किस चीज़ों से डील करता है? इट डील्स विद स्ट्रेंथ, ओवरटर्निंग, फैटिग, स्लाइडिंग, टेंशन, कंप्रेशन, शियर। एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी डील्स विद क्रैक, विड्स, डिफ्लेक्शंस, वाइब्रेशंस, डिफ्लेक्शन, क्रीप, फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्टीमेट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑल्सो कॉल्ड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, जैसे कि बता ही दिया था। इट डील्स विद कंप्रेशन, टेंशन, फ्लेक्चर, टॉर्जन, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग। ठीक है, फिर मैक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एफसीके से डिक्लेयर करते हैं। और फैक्टर देखिए, अब आपको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा, ठीक है, कि 0.67 एफसीके क्या है, 0.45 एफसीके क्या है। तो इसके बारे में चलिए बातचीत करते हैं कि देखिए पहली बात तो जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, उसे एफसीके से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, देन इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाता है, जो कि 1.5 होता है। ठीक है, कंक्रीट का तो 0.67 एफसीके होता है। फिर एक और अगेन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाता है इस पे, जो कि होता है इट रिजल्ट टू 0.45 एफसीके, विच इज़ डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम लोग लेंगे, वो 0.45 एफसीके होगा। ठीक है, ये आपने ऐसे ग्राफ देखा होगा, ये एफसीके हो गया हमारा। ठीक है, देन ये 0.67 एफसीके हो जाता है, एंड देन दिस इज़ 0.45 एफसीके। तो ये उसी चीज़ को बताता है। ठीक है, जो 0.45 एफसीके है, ये हमारा डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, बट 0.67 एफसीके जो होता है वो हमारा होता है, इसे हम लोग डिज़ाइनिंग के लिए नहीं लेते हैं। ठीक है, देन मैक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसे डिक्लेयर करते हैं एफआई से, बट यील्ड स्ट्रेंथ इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑन इट। अब देखिए ये कैसे होता है, जो यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे 1.15 की। अब देखिए यहाँ पे 1.5 है फॉर कंक्रीट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बट फॉर स्टील है 1.15। ये एलएसएम की बात हो रही है। डब्ल्यूएसएम की जैसे याद होगा 1.78 लगाते हैं फॉर स्टील एंड 3 लगाते हैं फॉर कंक्रीट। तो जब 1.15 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे ऑन द यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, तो 0.87 एफवाई आएगा। देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट के बारे में बता ही दिया था, 1.5 लेते हैं, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील जो लेते हैं वो 1.15 होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इज़ मोर बिकॉज इट इज़ मेड और इन अनकंट्रोलेबल नेचर, वाइल स्टील आर मेड इन फैक्ट्रीज एंड कंट्रोलेबल नेचर। अब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसएससी ने या कोई रीसेंट एग्जाम्स में पूछा हुआ पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है कि हमारी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट है वो ज़्यादा क्यों रखते हैं कंपेयर टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील, क्योंकि जो कंक्रीट है वो लोकल एरियाज़ या फिर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कुछ ना कुछ टॉलरेंस लिमिट लेके और कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की ज़्यादा रखते हैं। बट स्टील में क्या है, हमारी स्टील जो होती है वो फैक्ट्रीज़ में बनती है। ठीक है, अंडर सम गाइडेंस।
ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारी कंट्रोलेबल नेचर में होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 रखते हैं। देन फैक्टर्ड, ये देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्ड सेफ्टी इक्वल टू जो फैक्टर्ड लोड होता है उसमें इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू वर्किंग लोड होता है। वर्किंग लोड क्या होता है? वर्किंग लोड होता है जो लोड हमारे स्ट्रक्चर पे आ रहा है, ठीक है। अब उस पर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे ऊपर 150 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ठीक है। अब इस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे 1.5 की, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा वो हमारा फैक्टर्ड लोड हो जाएगा, जिसके लिए मेंबर हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा डिज़ाइन अ मेंबर फॉर एक्स्ट्रा लोड देन द लोड ऑफ टू बी अप्लाइड फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी, ठीक है। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। देन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की लिमिट्स क्या होती हैं, क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं? देखिए 2 क्राइटेरिया में डिवाइडेड होती है और ये टेबल आपको बाय हार्ट याद रखनी पड़ेगी। एक होती है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एक होती है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। अब लोडिंग कॉम्बिनेशंस क्या होता है? डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड। डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड, ठीक। डेड लोड और लाइव लोड जब एक साथ लगेगा तो इस पे 1.5 और इस पे 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे। देन डेड लोड और विंड लोड जब होगा तो इस पे भी 1.5 एंड 1.5 या फिर 0.9 भी ले सकते हैं। और 0.9 कब लेंगे? यहाँ पे फॉर ओवर टर्निंग और ओवर स्लाइडिंग के लिए लेंगे, ठीक है। देन जब तीनों लोड एक साथ लगेंगे, डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड, तो ये ले लेंगे हम लोग 1.2, 1.2 एंड 1.2, ठीक है। अब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पे जाते हैं। इसमें सब ये 1 होगा, ये 1 होगा, एंड जब कॉम्बिनेशन लगेगा डेड लोड एंड विंड लोड का तो 1 एंड 1, बट जब सारे तीनों लोड एक साथ लगेंगे तो 0, 1 एंड देन 0.8 एंड देन 0.8, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 0.9 किस लिए लिखते हैं? फॉर ओवर टर्निंग और स्लाइडिंग के लिए लिखते हैं, ठीक है। ये टेबल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको रिवीजन मतलब इसको एक बार फिर से लिखेंगे ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। तो हम लोग टेबल के बिहाफ पे याद रखेंगे इसे। कैसे याद रखना, चलिए बातें डिस्कस करते हैं उस पर कि हमारी ये टेबल हो गई, ठीक है। ये हमारी टेबल हो गई। ये हो गया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड ये हो गया लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस जो होगा लोड का वो होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड का, देन यहाँ पे होगा डेड लोड प्लस विंड लोड का, एंड यहाँ पे सारे लोड लगेंगे, डेड लोड प्लस लाइव लोड एंड प्लस विंड लोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लोडिंग कंडीशन के हिसाब से पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक टेबल बनेगी जो कि होगी डेड लोड की, लाइव लोड की एंड विंड लोड की। यहाँ पे अर्थक्वेक लोड भी होगा, डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे कैसे, एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले डेड लोड और लाइव लोड का क्या था हमारा, ये 1.0 था, ठीक है। एंड लाइव लोड इज़ ऑल्सो 1.0, ये 1.0 या फिर 0.9 होगा। 0.9 किस लिए होगा? फॉर ओवर टर्निंग के लिए, ओवर टर्निंग एंड स्लाइडिंग के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे भी हमारा 1.0 होगा, नहीं 1.5 होगा, 1.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5, ठीक है। 1.5 है देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब सारे लोड लगेंगे तो ये 1.2, 1.2 एंड 1.2 हो जाएगा। अब इस पे आता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पे, ये हो जाएगा हमारा 1 एंड ये भी 1, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 1 होगा, बट यहाँ पे ये 1 होगा, ये 0.8 हो जाएगा, ठीक है। अब एक आपको हैशटैग पॉइंट और याद रखना पड़ेगा कि विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड जो होता है कैन नॉट वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली। क्यों? ये एक साथ, देखिए ये क्या बताता है कि जो अर्थक्वेक लोड है एंड विंड लोड है ये एक साथ नहीं लग सकते, दोनों में से कोई एक ही लोड एक टाइम पे लगेगा, इसको याद रखिएगा।
देन एक्सयू देखिए वहाँ पे हम लोग ने लिखा था एक्सयू लिमिटिंग एंड एक्सयू, यहाँ पे उसका यूज़ होता है। अब ये मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया है, ठीक है। एक्सयू लिमिटिंग जो होता है वो हमारा एक्सी से एक्सी होता है WSM में, और ये एक्से होता है, ठीक है। इट इज़ द मैक्स डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस अप टू विच सेक्शन रिमेन्स अंडर रेनफोर्स, और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस दैट इज़ प्रोवाइडेड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस, ठीक है। याद रखेंगे एक्सयू लिमिटिंग और एक्सयू। फिर अजम्पशंस और WSM, देखिए जैसे WSM में हमारे अजम्पशंस थे, वैसे LSM में भी हमारे अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ठीक है। प्लेन सेक्शंस रिमेन प्लेन एंड बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये वहाँ भी था हमारा। इट इज़ ड्यू टू बर्नौली अजम्पशन, याद रखिएगा क्यों है ये बर्नौली अजम्पशन की वजह से। और ये क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू स्ट्रेन कंडीशंस की वजह से, ठीक है। देन स्ट्रेन रिलेशन फॉर स्टील इज़ लीनियर, ठीक है। स्टील एंड कंक्रीट, यहाँ पे कंक्रीट होगा, ठीक है। जो स्ट्रेन रिलेशन है फॉर स्टील इज़ लीनियर। देन मैक्स स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट फाइबर इज़ 0.0035 इन बेंडिंग। अब ये क्या है, ये अभी डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपने ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है फॉर RCC बीम, ठीक है। जो मैक्सिमम बेंडिंग आती है इन कंप्रेसिव तो इतनी आती है, ये 0.0035, ठीक। आपको ये डायग्राम याद हो, आधी से ज़्यादा चीज़ें RCC में कंप्लीट हो सकती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन बेंडिंग कंडीशन इन कंप्रेसिव साइड जो होता है 0.0035 होता है। देन ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस हैंडल बाय रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज इग्नोर्ड, ठीक है। जो भी सारे स्ट्रेसेस हैं इन टेंसाइल जोन, ठीक है, वो सारे स्ट्रेसेस स्टील झेलती है, कंक्रीट को इग्नोर कर देते हैं। देन मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट एट अ टाइम ऑफ कोलैप्स, ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। अब ये क्या बताता है हमें, ये चीज़ बहुत याद रखना हमें इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम स्ट्रेन, यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा इन टेंसाइल जोन वो इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 से, ठीक है। मैक्सिमम मतलब मिनिमम स्ट्रेन जो है, जो जहाँ पे कोलैप्स होगी हमारी टेंसाइल में, उसमें इतना कम से कम आना चाहिए ड्यूरिंग कोलैप्स। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये इस चीज़ के बारे में बताता है 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002, ठीक है। अब ये आप लोग ने कहीं कभी कभी देखा होगा कि 0.87 FY की जगह यहाँ पे ये लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है FY अपॉन 1.15 अपॉन ES, ठीक है, प्लस 0.002, ठीक है। अगर इससे कन्फ्यूजन होता है तो ये जो है ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया, तभी तो 0.87 FY आया। तो दोनों सेम ही चीज़ है, तो आप ये याद रखिए, ज़्यादा बेटर है। देन फिर फर्दर डिस्कशंस करते हैं। देखिए इस डायग्राम को पहले हम लोग देखते हैं। ये हमारी बीम हो गई, ठीक है, ये हमारा बीम हो गया, ठीक है। अब इस बीम में ये हमारी न्यूट्रल एक्सेस हो गई, ठीक है। ये हमारी हो गई इफ़ेक्टिव डेप्थ इन द फ्रॉम द मिडल ऑफ द रेनफोर्समेंट, ये हमारी हो गई इफ़ेक्टिव डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ फ्रॉम टॉप टू बॉटम से लेके लेंगे। क्लियर कवर या फिर क्लियर कवर हमारा हो जाएगा D0, एंड ये हो गया हमारा इफ़ेक्टिव कवर, और ये हो गया हमारा क्लियर कवर, ठीक है। तो जो हमारा इफ़ेक्टिव कवर है वो D0 है, ठीक है। देन ये हो जाएगा हमारा XU, फ्रॉम कंप्रेसिव साइड टू द न्यूट्रल एक्सिस XU लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। जो हमारा स्ट्रेन डायग्राम है वो लीनियर होता है, जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़ के आए। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस जो होगा वो 0.0035 होगा, और मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल बेंडिंग जो होगा वो 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 होगा, जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब XU जो होता है, अब ये फिर हमारा स्ट्रेस का डायग्राम आएगा, ठीक है। अब स्ट्रेस के डायग्राम पे फोकस करते हैं। स्ट्रेस डायग्राम पहले आधा जो होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, उसके बाद हमारा पैराबोलिक होता है। इस डायग्राम को आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो जैसे आपने डायग्राम देखा होगा ये वाला, ठीक है, तो हमारा जो प्रूफ स्ट्रेन होता है वो 0.002 होता है, एंड मैक्सिमम जो होता है 0.0035 होता है, ठीक है। ये देखिए, ये उसी चीज़ को शो करता है।
तो ये स्ट्रेस का डायग्राम है जो कि ये है। तो यहाँ पे 0.002 पे ये हुआ एंड ये जो यहाँ पे हुआ ये देखिए सेम है ना, ये इसको हम लोग ने उठा के ऐसे रख दिया है। तो अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो इसके लिए बना दिया है, ठीक है। तो जो मैक्स देखिए, अब जो रेक्टेंगुलर एरिया से हमारा जो कंप्रेशन लगेगा वो C1 लगेगा, ठीक है। पैराबोलिक पोर्शन में C2 लगेगा। अब इन दोनों को प्लस करके जो हमारा आएगा वो CR बनेगा। बस इतना याद रखिए। और मैक्सिमम जो स्ट्रेस आता है वो 0.45 FCK आता है। और जैसे कि पहले डिस्कस किया था हम लोग ने यहाँ पे ये, ठीक है। और जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस आएगा वो 0.87 FI आएगा, याद रखिएगा। अब देखिए, जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका जो हाइट है वो होता है x1 एंड जो पैराबोलिक पोर्शन की हाइट है उसे x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये आएगा x1 की वैल्यू वो 0.42 XU आएगा, ठीक है। और फिर अच्छा ठीक है, x1 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 3/7 XU हो जाएगी और x2 की वैल्यू जो आएगी वो 4/7 XU हो जाएगी। इसे याद रखिएगा। अब क्या होता है, लीवर आर्म एक नाम की चीज़ होती है। इट इज़ कि जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था, लीवर आर्म क्या होता है, जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा उसके बीच से लेके टेंसाइल इन्फोर्समेंट के मिडल तक के बीच का डिस्टेंस होता है, उसे लीवर आर्म कहते हैं, ठीक है। अब लीवर आर्म की जो वैल्यू होती है वो D-0.42 XU होती है हमारी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे CR है, जो मतलब रिजल्टेंट फोर्सेस है C1 और C2 का, वो क्या है, देखिए C1 जो होता है वो होता है 0.45 FCK BXU इंटू 3/7। अभी कैसे आया इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो मैक्सिमम स्ट्रेस आया 0.45 FCK आया, ठीक है। अब जो हमारा विथ है वो है हमारा B, ठीक है। ये हमारा आया है 0.45 FCK एक पोर्शन का, बट पूरी बीम का जो होगा उसे B से इंटू करेंगे, तो 0.45 FCK इंटू B। अब हाइट कितनी हमारी, हाइट जो है हमारी जो कि है x1 और वो क्या रिप्रेजेंट करती है 3/7 XU, तो वो ये हो गया, ठीक है। वैसे ही C2 के लिए है। अब दोनों को जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो 0.36 FCK BXU आएगा, याद रखिएगा। देन फिर टेंशन साइड से देखेंगे, ठीक है। टेंशन साइड से कितना आता है, शायद यहाँ पे लिखा नहीं है। टेंशन साइड से मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, या आगे लिखा होगा, रुकिए नहीं लिखा है, मैं टेंशन साइड से लिख देता हूँ। ये कंप्रेशन साइड से कितना कंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। टेंशन साइड से होता है 0.87 FI AST, ठीक है। ये होता है हमारा टेंशन साइड से टेंसाइल फोर्सेस कितने आ रहे हैं। तो अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, C और T को इक्वेट कर देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो ये होगा 0.87 FI AST अपॉन 0.36 FCK BA, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लीवर आर्म का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लीवर आर्म का फॉर्मूला अभी आगे हुआ है। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड और कंक्रीट इन टेंशन साइड इज इग्नोर्ड, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे कि मैंने WSM में भी बताया था और इसमें भी बताया कि कंक्रीट जो होती है उसे इग्नोर कर देते हैं इन टेंशन साइड। देन लीवर आर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि बताया था लीवर आर्म क्या होता है, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेसिव फोर्स एंड द मिडल ऑफ द टेंसाइल एनफोर्समेंट के बीच में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, D-0.42 XU। देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन साइड। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है जो हमारे ऊपर हमारे बीम के ऊपर जो भी बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए, ताकि बेंडिंग मोमेंट ना हो सके, उसे रेजिस्ट करने के लिए जो मोमेंट लगता है उसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं। ये कंप्रेशन साइड से लगता है एंड टेंशन साइड से लगता है, दोनों से वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो कितना लगता है, फॉर्मूला होता है फोर्सेस, देखिए मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 0.36 FCK BXU
और परपेंडिकुलर साइड कितना है हमारा लीवर आर्म जो कि है D-0.42 XU और टेंशन साइड से 0.87 FY AST इंटू D-0.42 XU। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाइड कर देते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे जो कि होता है 1.45 से। ठीक है, देन शेप ऑफ स्ट्रेस कर्व फॉर कंक्रीट रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक होता है जैसे कि ऊपर हम लोग देख के आए थे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन एज वी इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टील डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेज, ये भी जानते हैं हम लोग, WSM में भी पढ़ा था और LSM में भी हम लोग ने पढ़ा कि जैसे जैसे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगी, जैसे जैसे हम लोग ने देखा था अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, बैलेंस रेनफोर्सिंग। ठीक है, तो ओवर रेनफोर्स में क्या होता है, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग स्टील बढ़ाएंगे तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ बढ़ जाती है। देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंट टू बेंडिंग ऑफ बीम, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया था। देन कॉन्क्रीट इन टेंशन जोन इज इग्नोर्ड, ये भी हम लोग ने देख लिया था। अब जो एक्सियल लिमिटिंग होती है उसकी जो यूनिट होती है वो मिलीमीटर में होती है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो होती है न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर होती है। देन एक क्वेश्चन था कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट कोलैप्स इन फ्लेक्चर फॉर डिज़ाइन पर्पस, ये क्या होगा। अब ये किस बारे में डिस्कस कर रहा है, ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन था, शायद SSC या DDA में आया था। तो ये क्या बारे में बताता है कि जो स्ट्रेस इन कंक्रीट है, ठीक है, जो कि कितनी है, टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट कोलैप्स। अब रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस इन कंक्रीट हमारे में कितना आता है, वो आता है 0.45 FCK। ठीक है, और कोलैप्स में इन फ्लेक्चर फॉर डिज़ाइन वो होता है 0 FCK। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला जब निकालेंगे तो FCK कट जाएगा, वो जो हमारा बचेगा 0.45 FCK होगा। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं 0.67 FCK। ठीक है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया और FCK से अपॉन किया है। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक से स्ट्रेंथ से अपॉन करना है। तो ये जो है ये हमारा 0.45 FCK होता है। ठीक है, इस पार्ट को ये हमारा 0.45 FCK को रिप्रेजेंट करता है ना। तो क्या फिर से एक बार समझाता हूँ मैं, अगर आपको ना समझ आया, क्योंकि कईयों को नहीं समझ आता, फिर से मैं समझाता हूँ। रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है, टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट कोलैप्स इन फ्लेक्चर। ठीक है, अब हमारा कितना स्ट्रेस इन कंक्रीट आता है, वो आता है 0.45 FCK, क्योंकि डिज़ाइनिंग स्ट्रेंथ वही होती है। फिर कोलैप्स पे कितना होता है, FCK होता है। ठीक, तो इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। देन अल्टीमेट फ्लेक्चरल स्ट्रेन इन कंक्रीट 0.0035, ये हम लोग ने देख ही लिया था। देन LSM डिज़ाइनिंग, देखिए इसमें भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है, अंडर रेनफोर्समेंट, ओवर रेनफोर्समेंट एंड बैलेंस रेनफोर्समेंट। चलिए इस पे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अंडर रेनफोर्समेंट को कहा जाता है सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। ठीक है, यहीं पे इसको कहा जाता है प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन को। अब ये क्यों कहा जाता है अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन को सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, क्योंकि इसमें पहले स्टील फेल होती है फिर कंक्रीट फेल होती है, बट ओवर रेनफोर्समेंट में पहले कंक्रीट फेल होती है फिर स्टील फेल होती है, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर एंड प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। ठीक, अब देखिए कंप्रेशन में कौन फेल होता है, हमारी कंक्रीट फेल होती है। तो वो कंक्रीट हमारी बाद में फेल हो रही है, ठीक है, अंडर रेनफोर्समेंट में, इसलिए सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर कहेंगे। देन लास्ट सेक्शन देखिए, एट टाइम ऑफ फेलियर जो स्ट्रेन इन कंक्रीट होगा वो इतना होगा। ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है वो 0.0035 होता है और उसको ओवर पास ही नहीं कर रहा है, बट स्ट्रेन इन स्टील को ओवर पास करे दे रहा है। तो हमारा जो मिनिमम जो आना चाहिए और एट फेलियर 0.002 प्लस 0.87 FI, ठीक है, अपॉन ES आना चाहिए, तो इससे ज़्यादा ही होगा। देन डक्टाइल फेलियर शो करता है, गिव्स वार्निंग बिफोर फेलियर, प्रीफर्ड फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस, इसमें जो XU होती है वो XU लिमिटिंग से छोटी होती है। देन ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में क्या होता है, XU हमारा बड़ा होता है। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है,
इसमें ब्रिटल फेलियर होता है, नो वार्निंग्स एंड डेंजरस सेक्शन, फेलियर ड्यू टू कॉन्क्रीट। एट टाइम ऑफ फेलियर जो होता है इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट होता है उसको तो पार कर जाता है, बट स्ट्रेन इन स्टील को नहीं। स्मॉलर सेक्शंस आर रिक्वायर्ड, लेस डिफ्लेक्शंस होते हैं एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज मोर देन बैलेंस सेक्शंस। ठीक है, इसमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा होता है। देन बैलेंस सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है एंड डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों सेम होती है। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग सेक्शंस। बोथ कॉन्क्रीट एंड स्टील रीचेज लिमिट टू ई एट सेम टाइम। इसमें भी डक्टाइल फेलियर होता है, प्रिफर्ड फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस। ठीक है, इसमें जो एक्सियो और एक्सियो लिमिटिंग वो KD होता है, और बीम इन फ्लेक्चर, अच्छा ये अलग पॉइंट है। ठीक है, अब ये KD क्या है इसके बारे में फिर से एक बार जाते हैं ऊपर। ठीक है, ये हम लोग का रह गया था। ठीक है, ये देखिए एक्सियल लिमिटिंग जो होता है वो हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को पता करने का फॉर्मूला होता है KD, याद रखिएगा। अब K जो होता है वो हमारा कोफिशिएंट फैक्टर होता है। इसका जो फॉर्मूला याद रखिएगा 700/1100 + 0.87 FI होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, एंड जो हमारा अब K की वैल्यू हम लोग को बार बार नहीं सॉल्व करनी है। ठीक है, K को सीधे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे ये ठीक है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे और निकाल देते हैं। तो इसको याद रखना आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर Fe 250 इट इज़ 0.53 एंड 415 के लिए 0.48 होता है, एंड फॉर Fe 500 0.46 होता है। तो देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बढ़ रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला होता है। देन बीम इन फ्लेक्चर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग, याद रखिएगा हैशटैग पॉइंट है। बीम जो फ्लेक्चर में होती है वो ट्रांसवर्स लोडिंग को अपने ऊपर लाती है। देन डिज़ाइनिंग ऑफ बीम के बारे में डिस्कशंस करते हैं। देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ बीम एंड एरिया ऑफ स्टील, हमें क्या क्या दिया होगा, बेंडिंग मोमेंट दिया होगा, ग्रेड ऑफ स्टील दिया होगा एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया होगा। देखिए हमें वहाँ पे जो हमारे जैसे पेपर होते हैं, हमारे सारे पेपर कॉम्पिटिटिव जो पेपर होते हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमें डिज़ाइनिंग नहीं करनी होती, और डिज़ाइनिंग जनरली कहता भी नहीं कोई, बट डिज़ाइनिंग में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे एरिया ऑफ स्टील निकाल दो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दो, इसलिए हम लोग डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा बैलेंस सेक्शन के लिए डिज़ाइन करते हैं या फिर अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए डिज़ाइन करते हैं। देन देखिए जो हम लोग पहले तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है उसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है QBD², याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो Q की वैल्यू होती है वो हमारे फैक्टर होता है, तो इसका क्या वैल्यू होता है 0.36 FCK DJ होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है DJ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा J क्या है, J होता है 1.01 - 0.42 K। K क्या होता है हमारा, वो हमारा कोफिशिएंट फैक्टर होता है। अब सब कुछ हमारे पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि हम वहाँ बैठ के सॉल्व करें, तो हम लोग सीधे सीधे Q की वैल्यू याद रख लेते हैं। अब Q की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अब ग्रेड ऑफ स्टील पे पहली बात तो डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं। फॉर Fe 250 इट इज़ 0.148 FCK। ठीक है, फॉर 415 इट इज़ 0.138 FCK एंड इट इज़ फॉर 500 Fe 500 इट इज़ 0.134 FCK। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो J हमारा होता है वो लीवर आर्म कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब इससे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ बीम निकालेंगे। ठीक है, अब डेप्थ निकालने का क्या क्राइटेरिया होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है क्योंकि QBD² होता है। ठीक है, D इधर ही रह जाएगा, रूट लगाएंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और अपॉन QB लगाएंगे। ठीक, देन एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए कई तरीके हैं। ठीक है, जैसे पहला है ये, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन 0.87 FY DJ। फिर यही कंप्रेशन साइड से निकालेंगे तो 0.36 FCK BXU अपॉन 0.87 FI। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये दो फॉर्मूला हो गए। ठीक है, एक ये फॉर्मूला, ये तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक, याद रखिएगा। अब एक एरिया ऑफ स्टील का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जगह नहीं है, एक और एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक और एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, वो क्या होता है,
0.45 FCK अपॉन FY, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट इंटू B इंटू D, ठीक है। अब ये जो एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला होता है, ये स्लैब्स के लिए भी अप्लाई होता है, बीम्स के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये कहीं भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। उस फॉर्मूले को याद रखिएगा। बट ये भी तरीका है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू निकालने का, ये भी फॉर्मूला है। देन बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट के लिए 1.5 से इंटू कर देंगे। यहाँ पे शायद गलत है, इसे 1.5 से इंटू करेंगे, ना कि अपॉन करेंगे। देन बेंडिंग मोमेंट जो होता है अल्टीमेट फॉर द मैक्स लोड जो आ सकता है, बट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सेक्शन दैट कैन बी रेजिस्टेड। बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्टीमेट लिमिटिंग जो है अगर कम है तो अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन, और अल्टीमेट जो होता है वो अगर ज़्यादा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लिमिटिंग सेक्शन, तब डबली रेइंफोर्समेंट सेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, देखिए पहली बात तो हम लोग अंडर रेइंफोर्समेंट सेक्शन बनाते हैं। इसमें क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है उससे ज़्यादा है हमारा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। बट ओवर जो बेंडिंग मोमेंट है जो आ रहा है सेक्शन पे वो ज़्यादा है कंपेयर टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सेक्शन विच वी प्रोवाइडेड। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ओवर रेइंफोर्समेंट हो जाएगा। लेकिन हम लोग ओवर रेइंफोर्समेंट सेक्शंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, तब हम लोग प्रोवाइड करते हैं डबली रेइंफोर्समेंट सेक्शंस। इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारी डेप्थ ऑफ ये हमारी बीम है, यहाँ पे हम लोग ने टेंसाइल रेइंफोर्समेंट दिया, बट हम लोग कंप्रेशन में भी रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा होता है डबली रेइंफोर्समेंट। देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस QBD स्क्वायर होता है यूज फॉर बैलेंस सेक्शंस। फॉर अंडर रेइंफोर्समेंट सेक्शन मोमेंट ऑफ कंप्रेशन और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन फॉर्मूला यूज, जो कि ये है फॉर्मूला, इस पे हम लोग ने देखी। देन ये हमारा हो गया डिज़ाइनिंग ऑफ बीम के बारे में। इसके लिए हम लोग कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम का जो चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।